हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूनिट 4 के एक टॉपिक जिसका नाम है आयस्टर्ड सिंथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं कि ये सिंथेसिस है क्या। तो जो आयस्टर्ड सिंथेसिस है वो फ्रिट्ज अंड और बर्न आयस्टर्ड के द्वारा दिया गया। ये आयस्टर्ड जो थे दोनों दो अलग अलग वैज्ञानिक थे और दोनों ने इसको सबसे पहले दिया था। फ्रिट्ज अंडर्ट और बर्नार्ड आयस्टर्ड, इन दोनों के द्वारा दिया गया था। ये जो सिंथेसिस है वो एक होमोलोगेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। होमोलोगेशन रिएक्शन से मतलब क्या है? देखिए, आप दो वर्ड हम काम में लेते हैं। एक वर्ड होता है डिग्रेडेशन रिएक्शन और दूसरा वर्ड होता है होमोलोगेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाने पर जो प्राप्त होने वाला मेन प्रोडक्ट होता है, और रिएक्टेंट में यदि हम कार्बन एटम में कंपैरिजन करें तो रिएक्टेंट में कार्बन एटम्स मेन प्रोडक्ट के कार्बन एटम्स से ज्यादा होते हैं। दैट मीन्स कार्बन एटम्स के नंबर में कमी होती है। कब? जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जाते हैं तो हम उस रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन होमोलोगेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जहां पर जितने कार्बन एटम्स रिएक्टेंट में होते हैं, प्रोडक्ट में उससे ज्यादा कार्बन एटम होते हैं, उससे एक ज्यादा कार्बन एटम इस रिएक्शन में हमको देखने को मिलता है। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दिस सिंथेसिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगेशन रिएक्शन। क्योंकि हम अभी देखेंगे, देखिए ये इसका रिएक्टेंट है कोई और इससे प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट की तरफ कम से कम यहाँ आपको एक कार्बन दिख रहा है, प्रोडक्ट की तरफ आपको यहाँ फिलहाल 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। जबकि जब हमने आर को डिफाइन नहीं किया है कि आर क्या है, तो यहाँ रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 2। इसका मतलब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम इज मोर compared to reactant, then that reaction is called homologation reaction. If reactant have more number of carbon atom than the main product, then the reaction is called degradation reaction. अब हम बात करते हैं इस सिंथेसिस की। इस सिंथेसिस में रिएक्टेंट क्या होता है? तो रिएक्टेंट हमारा एसाइल क्लोराइड होता है। एसिड डेरिवेटिव एसाइल क्लोराइड होता है। या तो डायरेक्टली एसिल क्लोराइड आपको दिया हुआ हो, नहीं तो एसिल क्लोराइड को हम बना भी सकते हैं। किसकी सहायता से बना सकते हैं? एसिड की सहायता से बना सकते हैं। रिजेंट के रूप में हम डाईएजोमेथेन यहाँ काम में लेते हैं। डाईएजोमेथेन का मतलब CH2N2, डाईएजोमेथेन। कैटेलिस्ट जो यहाँ होता है वो सिल्वर ऑक्साइड होता है। न्यूक्लियोफाइल के रूप में आप वाटर भी काम में ले सकते हो और भी कोई न्यूक्लियोफाइल काम में लिया जा सकता है, जैसे अमोनिया भी यहाँ पर हम काम में ले सकते हैं, अल्कोहल भी हम काम में ले सकते हैं। यदि अमोनिया या अल्कोहल काम में ले रहे हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो डिफर होता है। यदि वाटर हम काम में लेते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कोई कंपाउंड होता है। जब हम बात करते हैं इस सिंथेसिस में इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट बनता है कार्बीन, और ये कार्बीन किस में चेंज हो जाता है? बाद में कीटीन में चेंज हो जाता है। कीटीन हम अभी बात करेंगे कीटीन क्या होती है। और उस कीटीन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और अटैक करके प्रोडक्ट हमारा देखने को मिलता है। तो सिंपल सी यदि हम बात करें तो इसमें रिएक्टेंट हमारा एसाइल क्लोराइड होता है, रीजेंट डाईएजोमेथेन CH2N2 होता है, कैटलिस्ट Ag2O, न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है। जनरली न्यूक्लियोफाइल वाटर होता है। यदि वाटर होता है तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड बनता है। लेकिन यदि हमारा न्यूक्लियोफाइल और कोई है, जैसे अमोनिया है, तो एमाइड भी बन जाएगा। यदि हमारा अल्कोहल है तो एस्टर भी बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट में लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग और इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब या तो एमाइड बन सकता है या फिर एस्टर बन सकता है। ये डिपेंड करता है किस पे, क्या आपने न्यूक्लियोफाइल क्या काम में लिया है। इंटरमीडिएट यहाँ पर कार्बीन बनती है। जो मेन एप्लीकेशन है सिंथेसिस का, जिसे आजकल भी हम प्रेजेंट डेज में लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, वो क्या है कि जो हमारे अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं
उनसे हम बीटा एमिनो एसिड्स बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बीटा एमिनो एसिड फ्रॉम अल्फा एमिनो एसिड इज मेन एप्लीकेशन ऑफ दिस सिंथेसिस। दैट मीन्स आप जानते हो कि ये आपका एमिनो एसिड है, मान लीजिए ये अल्फा है, और यहाँ पर आपने इन कंडीशंस को यदि दिया, देने के बाद यदि आपका ये चेंज हो गया CH2 CH2 NH2 और ये रहा COOH में, तो ये अल्फा एमिनो एसिड किस में चेंज हो गया? बीटा एमिनो एसिड में चेंज हो गया। इसलिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ से, क्योंकि ये प्रायोरिटी में ऊपर आता है तो ये अल्फा पे एमिनो है, इसलिए हमने इसको बोला है अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा कब? जब हम इन कंडीशंस को देंगे डाइज़ोमेथेन के साथ। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? CH2N2 Ag2O और H2O। ठीक है, तो ये बनेगा। यहाँ से हम देखेंगे ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा से एमिनो जुड़ा है तो हम इसे बोलेंगे बीटा एमिनो एसिड। तो ये इस सिंथेसिस का मेन एप्लीकेशन होता है कि अल्फा एमिनो एसिड का यूज करते हुए इसकी रिएक्शन डाइज़ोमेथेन, सिल्वर ऑक्साइड और वाटर के साथ यदि हम कराएं तो हमको प्रोडक्ट के रूप में बीटा एमिनो एसिड ऑब्टेन हो जाते हैं। एक कार्बन बढ़ जाता है होमोलोगेशन रिएक्शन के थ्रू और हमको प्रोडक्ट बीटा एमिनो एसिड ऑब्टेन हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन की यदि हम बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन ये होती है, ओवरऑल रिएक्शन ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन। एसिल क्लोराइड हमारा रिएक्टेंट होता है, इसकी रिएक्शन हमारा रीजेंट होता है डाइज़ोमेथेन, कैटलिस्ट होता है सिल्वर ऑक्साइड, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो प्रोडक्ट के रूप में हमको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड ऑब्टेन हो जाता है। इधर रिएक्टेंट की साइड एक कार्बन आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है, जब आर को हमने डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पर 2 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो जाता है। प्रोडक्ट देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, रिएक्टेंट एसिल क्लोराइड। अब देखिए इसका स्टार्टिंग मटेरियल एसिल क्लोराइड ना हो करके यदि हमारे पास RCOOH हो, एसिड हो, और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? SOCl2 के साथ करा दें, तो देखिए यहां से SOCl2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां से बन जाता है हमारा RCOCl प्लस HCl प्लस SO। और ये अब रिएक्शन यहां से भी स्टार्ट हो सकती है, RCOOH प्लस SOCl2। SOCl2 को मैं खोल करके ऐसे लिख दूंगा SOCl और Cl, ये HCl हो जाएगा बाहर। ठीक है, और ये यहां से SOCl2 के साथ यदि रिएक्शन होगी और ये SO और इस SO के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ के हो जाएगी बाहर, RCOCl, ये बन जाएगा एसिल क्लोराइड। फिर इनके साथ रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट के रूप में हमको ये ऑब्टेन हो जाएगा। आइए हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इसमें क्या मैकेनिज्म होती है, इंटरमीडिएट कार्बीन कैसे बनता है। इसकी मैकेनिज्म में हमने अभी देखा था कि रिएक्टेंट के रूप में हमारे पास यदि कोई एसिल क्लोराइड होता है तो इसके साथ सबसे पहले डाइएजोमेथेन ये रिएक्शन करता है, इसके ऊपर होता है प्लस तो इसके ऊपर होता है माइनस। देखिए एसिल क्लोराइड है, एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं वो SN2AE मैकेनिज्म को देते हैं। SN2AE से मतलब होता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन को देते हैं। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, वो कौन देता है? एसिड डेरिवेटिव। दैट मीन्स पहले होता है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और फिर होता है एलिमिनेशन। तो देखिए यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला इस कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है और यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आपको RCO माइनस और ये रहा Cl और ये बन जाता है CH2 और ये N और ये ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इसके बाद होता है एलिमिनेशन। ये डबल बॉन्ड जैसे ही बनेगा Cl हो जाएगा बाहर, तो यहां से Cl माइनस के रूप में बाहर जाएगा तो ये बन जाता है RCO। ठीक है, और ये हो गया Cl माइनस यहां से बाहर गया तो यहां से माइनस, तो यहाँ प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बन गया, ये रह गया CH2 और ये रहा N और ये ट्रिपल बॉन्ड N। उसके बाद इस CH2 को मैं लिख सकता हूं ऐसे, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है ऐसे और ये H प्लस जैसे ही बाहर जाता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं यहाँ, तो यहाँ से माइनस H प्लस, ये आपको क्या देता है? डाइएजो कीटोन देता है CH। यहाँ से ये H प्लस बाहर निकला है तो यहाँ पर आ जाता है माइनस
और यहां पर आ जाता है ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहां से अगले स्टेप में क्या होता है कि ये हमारा कहलाता है डाईएजो कीटोन, ये बनता है। अब डाईएजो कीटोन जैसे ही बनता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं इधर, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं इधर, यहां से N2 हो जाती है बाहर, और N2 बाहर हो जाने की वजह से आपका क्या बन जाता है यहाँ पर RCOCH, और इस पर आ जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन, और यहां से मैं लिख दूंगा इस डाईएजो कीटोन में से N2 हो जाती है बाहर, ठीक है। अब यहां पर होता है एक रीअरेंजमेंट जिसे हम बोलते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये बन गया, कैसे बना, N2 हुई बाहर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, मैंने ये लिख दिया। अब यहां से रीअरेंजमेंट, ये बन गई आपकी क्या, कार्बीन, जो क्या है हमारी इंटरमीडिएट, ठीक है। ये कार्बन इंटरमीडिएट बन जाती है। उसके बाद जैसे ही रीअरेंजमेंट होता है ये वाला, जैसे इंटरमीडिएट बनता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, और ये कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन 1-2 शिफ्ट होता है, ठीक है। तो यहां से बनेगा RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये समझ आया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर आएंगे ये R माइग्रेट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होगा, ये रीअरेंजमेंट हो रहा है, इस कार्बन में रीअरेंजमेंट होकर के R का बॉन्ड किससे बन गया, CH से, यहाँ क्या रह गया डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड पहले से है, ये कहलाता है हमारा कीटीन। क्या कहलाता है, कीटीन। यहाँ तक का काम हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, फिर एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद H+ बाहर निकला, डाईएजो कीटोन बना, डाईएजो कीटोन से N2 बाहर निकली, फिर वोल्फ रीअरेंजमेंट हुआ, कीटीन बन गया। अब कीटीन पे हमारा होता है किसका अटैक, वाटर का अटैक। वाटर का अटैक करेगा यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, तो देखिए RCH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर ये रह गया वाटर, और ये रहा O-, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर निकालता है H+ को, और H+ यहाँ पर चला जाता है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। और प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद हमारा क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड C, और ये रहा OH, और ये रहा O। यहां से आपको 2 OH यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, इस ऑक्सीजन ने H+ को बाहर निकाला है, तो ये सिंपल रह गया। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 OH से H2O बाहर ना निकाल करके आपको यहां से क्या करना है, ट्यूटोमेरिज्म यहां देखने को मिलेगी, ट्यूटोमराइजेशन यहाँ देखने को मिलेगा। कैसे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, और H चला जाएगा यहाँ, ये आपका क्या था, RCH, ऐसे ट्यूटोमराइजेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से बनेगा RCH2C डबल बॉन्ड OOH, समझ आ रहा है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, ये H+ यहाँ चला जाएगा, RCH2 ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, C ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड OH। तो देखिए यहाँ से आपका ये अमीनो एसिड, सॉरी, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड आपको प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन हो गया। आपने क्या काम में लिया था, एसिल क्लोराइड। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी मैकेनिज्म है जो मेन होता है, पहले SN2 एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, H+ ट्रांसफर होने के बाद डाईएजो कीटोन बनता है, वहां से वोल्फ रीअरेंजमेंट से कार्बन इंटरमीडिएट बनते हुए कीटीन बनती है, और इस कीटीन पर इस वाटर का अटैक होता है। अब यहां से मैंने आपको बताया यदि वाटर अटैक कर रहा है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब सीधी सी मैं आपको तरीका बताता हूं कि जब भी कीटीन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, कार्बोनिल आपको दिख रहा है, ये कीटीन है, यहाँ पर इस कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो कीटीन में आपको डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए क्या करना है, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो यहाँ पर आपने क्या जोड़ा है, देखिए प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड O पर OH जोड़ा है, इसका OH का मतलब न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आपको जोड़ना है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर जोड़ना है इलेक्ट्रोफाइल, और एक बॉन्ड कर देना है, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है आप,
जैसे देखिए कीटीन था HOH, HOH में से H प्लस और OH माइनस, H प्लस कहाँ जाएगा यहाँ और OH कहाँ जाएगा यहाँ। तो देखिए H प्लस यहाँ गया तो ये बन गया RCH2 और OH गया यहाँ तो ये बन गया COOH। यदि यहीं पर ये HOH ना होकर के होता NH3 तो यहां से NH3 का मतलब H प्लस और NH2 माइनस, सही है। NH2 माइनस कहाँ जाएगा यहाँ और H प्लस कहाँ जाएगा यहाँ, सही है। तो H प्लस जब यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा RCH2 और ये रहेगा CONH2। जैसे मैं कह रहा हूं यहां से यदि रिएक्शन होती है किसके साथ, NH3 के साथ, तो वहां पर एक होगा H प्लस और दूसरा होगा NH2 माइनस। H प्लस जाएगा यहाँ, NH2 जाएगा यहाँ, तो आपका बनेगा RCH2CONH एमाइड। यदि ये रिएक्शन होती किसके साथ, अल्कोहल के साथ, इसकी रिएक्शन हम कराते किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो आपको पता है इसमें एक तो है H प्लस और एक है एल्कोक्साइड। तो H प्लस तो कहाँ जाएगा यहाँ और एल्कोक्साइड कहाँ जाएगा यहाँ। तो देखिए यहाँ से ये गया तो ये बना RCH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOR, क्या बना है एस्टर। यहाँ से क्या बना है एमाइड। ठीक है, मान लीजिए कीटीन की रिएक्शन आपने कराई किसके साथ, RNH2 के साथ 1 डिग्री एमीन। तो यहाँ एक तो H प्लस है और एक NHR माइनस, तो H प्लस जाएगा यहाँ और NHR जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CONHR सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट यहाँ पर आपको ऑब्टेन हो जाते हैं। ये इसका एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन वाला पार्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हमने बीटा एमिनो एसिड का प्रिपरेशन करना है तो हमें अल्फा एमिनो एसिड काम में लेंगे और उसकी रिएक्शन हम डाइएजोमेथेन Ag2O और H2O के साथ कराते हुए एक CH2 का इंसर्शन कर देंगे और CH2 का इंसर्शन करने के बाद हमको प्रोडक्ट के रूप में बीटा एमिनो एसिड ऑब्टेन हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ये आपका अल्फा एमिनो एसिड है और इस अल्फा एमिनो एसिड से आपको बीटा एमिनो एसिड बनाना है। आप क्या करेंगे, ये वाला पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, वो माइनस वही होगा आपका काम जो पहले हो रहा था। H2 आपका है ही है, तो यहाँ पर एक CH2 बीच में आ जाएगा और जैसे ही CH2 बीच में आ जाएगा ये सीधा सीधा आंसर निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका इस टाइम बन जाएगा बीटा एमिनो एसिड। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ अटैक करेगा O माइनस, फिर ये वापस आएगा OH जाएगा बाहर। ठीक है, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, डाइजोकीटोन बनेगा, फिर वहां से बॉल्फ रीअरेंजमेंट होगा, कीटीन बनेगी, उसके बाद यहाँ पर वाटर का अटैक होगा तो बीटा एमिनो एसिड आपका प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं कि रिएक्शन यहाँ से शुरू हो तो देखिए पहला स्टेप यहाँ बढ़ चुका है, दिखाई दे रहा है। एसिड दिया है SOCl2 के साथ एसिल क्लोराइड बनाएगा, फिर एसिल क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर Ag2O के साथ रिएक्शन और वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट RCH2COO। एक कार्बन ज्यादा का प्रोडक्ट आपको बन जाएगा। पहले एसिड दिया है तो SOCl2 थाइमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है और रिएक्शन होकर के आपका एसाइल क्लोराइड बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एसिल क्लोराइड बनेगा, ये बन गया RCOCl पहले स्टेप में, फिर डाइजोमेथेन Ag2O, लेकिन बाद में जब कीटीन बन जाएगी तो कौन अटैक करेगा ROH अटैक करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब कीटीन बनेगी तो वो बनेगी कुछ इस तरीके से और यहाँ पर अटैक करेगा कौन ROH, तो H जाएगा यहाँ और OR जाएगा यहाँ, तो RCH2COOR आपका बनेगा एस्टर। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्या काम में ले रहे हो। यदि आप H2O काम में ले रहे हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड ऑब्टेन होता है। यदि आप अल्कोहल काम में ले रहे हो तो एस्टर बनेगा, एमीन काम में ले रहे हो तो एमाइड बनेगा। हो सकता है 1 डिग्री एमीन है तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनेगा, और यदि अमोनिया आपने काम में लिया है तो कीटीन पर
जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर तो न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, और कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ जो डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन है ये, इस पर इलेक्ट्रोफाइल और इस पर न्यूक्लियोफाइल जोड़ते हुए आपको प्रोडक्ट बनाना है। वो एसिड भी हो सकता है, वो एस्टर भी हो सकता है, वो एमाइड भी हो सकता है।